Hello students, today is our second lecture on topic environment and sustainable development. आज हमने डिस्कस करना है कि कैसे मतलब एनवायरनमेंट है जो इंडिया के एनवायरनमेंट है उसके क्या क्या चैलेंजेस है, उसको कौन कौन सी मतलब चैलेंजेस क्या क्या हैं. चैलेंजेस हैं जो आपके पास आ रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन. मैं टर्न बाय टर्न आपको सारा डिस्कस करूंगी आपके साथ. सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, ये सारे हमारे चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट है. टर्न बाय टर्न हम सबको डिस्कस करेंगे कि पहले व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन मतलब जो लैंड है उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है. means land degradation, you can note down, decline in the overall quality of soil. जो लैंड है, सॉइल है, उसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. क्लियर. ये मैनमेड रीजन, मैनमेड भी है और नेचुरल भी है. वो क्यों हो रही है उसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कह रहे हैं कि ओवर ग्रेजिंग. जो ओवर ग्रेजिंग यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका जो मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर भी है, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, यानी कि लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन साथ में आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन. तो जिसके कारण क्या है, जो नेचुरली फिर ओवर ग्रेजिंग है, यानी कि जो लैंड है उसकी ओवर ग्रेजिंग हो रही है. जो मतलब इसके कारण उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो रही है. फर्स्ट रीजन क्लियर, ओवर ग्रेजिंग. फिर आपके पास आ रही है एनक्रोचमेंट. एनक्रोचमेंट का मतलब होता है कि जो हमारी लैंड है, वैसे तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो फॉरेस्ट बने हुए हैं वहां पे, यहाँ पे हो रहा है कि एनक्रोचमेंट इनटू लैंड, इंक्रोचमेंट लैंड इनटू फॉरेस्ट लैंड, ठीक है. यानी कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको मतलब इलीगल वे में उस लैंड को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है. वो लैंड फॉरेस्ट की है, ठीक है, फॉरेस्ट है उस पर, उसको मतलब एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड है, यानी कि उसको इलीगल वे से दूसरी एक्टिविटी में यूज किया जा रहा है. दिस इज द कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. फॉरेस्ट भी जरूरी है, ठीक है. फिर आपके पास आ रहा है अनसस्टेनेबल फ्यूल एंड फूडर एक्सट्रैक्शन. जो अनसस्टेनेबल फ्यूल जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, हम उसको धरती में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जो एक्सट्रैक्शन हो रही है, ठीक है ना, फूडर एक्सट्रैक्शन हो रही है, मतलब ये सारे उन रीजन के कारण भी हमारी लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है. फिर डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल. डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल मतलब जो भी फर्टिलाइजर है, जो केमिकल यूज हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, लोगों को उसकी, जो फार्मर्स हैं जो जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, उनको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है. फिर आपके पास इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन है. जो क्रॉप रोटेशन हो रही है वो भी इम्प्रॉपर है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जब कोई लैंड एक हिसाब से जिसकी मतलब जो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो फिर फार्मर क्या करते हैं, उस लैंड के टुकड़े को छोड़ के दूसरी लैंड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है. मोर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है. और फॉडर एक्सट्रैक्शन, नेचुरली एक्सट्रैक्शन, यानी कि लोगों का मेन ऑक्यूपेशन साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि जो लोगों का काम एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का काम ज़्यादा करते हैं. दैट्स वाई फिर उनके फूड के लिए भी फॉरेस्ट को मतलब सारा लैंड डिग्रेडेशन, ये सारे काज हैं. क्लियर. व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लैंड. रीजन क्या है, ये है नेचुरली. फिर लैंड डिग्रेडेशन हो रही है तो आपको फिर ये क्लियर, आपको एनवायरनमेंट के लिए नॉट गुड्स. फिर आपके पास सेकंड आ रहा है डिफॉरेस्टेशन. जो चैलेंज है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब आ रहा है कि लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि जो ट्रीज है हम उनकी लार्ज स्केल पे कटिंग कर रहे हैं, ठीक है. डिफॉरेस्टेशन भी कह सकते हो आप इसको, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट भी कह सकते हैं. तो इसका क्या होगा, एक तो अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो नेचुरली आपके पास जो लॉस ऑफ वेजिटेशन है, ठीक है ना, वेजिटेशन, यानी कि अगर फॉरेस्ट कम हो रहे हैं तो नेचुरली फॉरेस्ट प्लांट्स वगैरह जो भी है, प्लांट्स आ रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, प्लांट्स हैं जो मतलब वो भी तो कम हो रहे हैं. फ्रूट्स वेजिटेबल हमें ट्री वगैरह से मिलती है, तो लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है. नेचुरली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो आपकी इंक्रीज हो रही हैं, जो ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज है वो इंक्रीज हो रही हैं. ग्रीन हाउस गैसेज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन, जो सारी इन्वायरमेंट में आपकी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने में। अगर पेड़ ही नहीं होएंगे तो फिर जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा, मतलब ये सारी गैसेस मतलब अपने एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण वो फिर टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा एक मेन क्राइसिस है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक जो नेचुरल जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट है उसमें एनिमल्स बर्ड्स रहते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट है, वो भी उसका उनका एक डिस्टर्ब हो जाता है फिर। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है। और डिफॉरेस्टेशन से फिर क्या होगा, मेन जो आपकी साइक्लोन है, तूफान है, फ्लड है, ये सब चांसेस इसके बढ़ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण। ठीक है, और फिर हम आपके पास तीसरा डिस्कस करने लगे हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन तीसरा चैलेंज। सॉइल इरोजन का मतलब है इज द प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे and moving the top layer of soil. You can note down what is soil erosion. Soil erosion is the process of moving away and wearing away and moving the top layer of soil. यानी कि जो top layer of soils है वो disappear हो जाती है, disappear होती है, और यहाँ पे कह सकते हो thin, पहले काफ़ी thick होती है, thin होनी शुरू हो रही है because of extreme wind, flood के कारण जो सॉइल इरोजन हो रहा है। क्लियर, सॉइल इरोजन मतलब जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी जो ऊपरी परत है, टॉप लेयर होती है, वो तेज हवा या फ्लड के कारण वो बह रही है, मतलब ऊपर डिसअपियर हो रही है ऊपर से। तो जिसके कारण क्या है, जो हमारी सॉइल में भी काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये सारे हमें मिट्टी से मिलते हैं। अगर टॉप लेयर ही उसकी इरोज हो रही है तो ये हम इसको लूज कर रहे हैं, यानी कि फिर उन चीज़ों को खो रहे हैं। क्लियर, दैट इज सॉइल इरोजन। क्लियर आपको व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन है तो ठीक है, नेचुरली फिर एनवायरमेंट क्राइसिस तो आपके पास है ही है। और डिफॉरेस्टेशन भी क्लियर आपको, सॉइल इरोजन। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस, इसका मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनकरेज टू, मतलब इनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब है इनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। यानी कि आपको रेफर कैसे, लिविंग थिंग्स, यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स, हम ह्यूमन, ये सब आगे इसमें बायोडाइवर्सिटी है। और ये जब एनवायरनमेंट क्राइसिस आ रहा है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, जो सारे यानी कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। नेचुरली मैंने आपको बताया जो नेचुरल हैबिटेट है, मतलब वो भी मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। यानी कि वाटर अगर पोल्यूशन है तो नेचुरली जो एक्वेटिक बर्ड्स वगैरह हैं तो उनको भी, एक्वेटिक एनिमल्स जो भी है, सी एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, फिशेस वगैरह हैं, तो वो भी अपनी मतलब लॉस हो रहा है उनका। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के कारण हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। और इकोलॉजिकल सिस्टम बहुत ज़रूरी है, उसमें बैलेंस होना। ये सारे हमारे आपके पास आ रहे हैं, क्राइसिस आ रहे हैं आपके पास बायोडाइवर्सिटी लॉस के कारण। ठीक है, और इसको एक मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हमारा एक मेन एम बना हुआ है इस समय। ठीक है, जितनी भी स्पीसीज हैं वो सारी बहुत ज़रूरी हैं हम एनवायरनमेंट के लिए। बैलेंस चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस। और आपको ये डिफॉरेस्टेशन में आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हो जो मैं पीछे स्किप कर गई। डिफॉरेस्टेशन होने से क्या आ रहा है कि यानी कि हम कह सकते हैं जो 17% जो अपनी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना, उनका मेन ऑक्यूपेशन 17% लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो वो 20% जो लाइफ स्टॉक है, यानी कि जिन लोगों का एनिमल हस्बेंड्री काम है, वो 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन के हमारे इंडिया में ही है। और हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया कितना आ रहा है? 2.5%। जो ज्योग्राफिकल एरिया वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास लैंड का इतना एरिया है, 2.5%। क्लियर, यानी कि अगर हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 17% इस पे डिपेंडेंट है और 20% लोगों का काम जो एनिमल हस्बेंड्री है, लाइफ स्टॉक है, और 2.5 लैंड जो हमारे पास मतलब है ज्योग्राफिकल एरिया जो है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हाई डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड
लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है। हाई डेंसिटी के कारण भी इसकी जो फर्टिलिटी है वो आपकी कम हो जाती है फिर, ठीक है। ज़्यादा हमें अपनी जो अगर डिमांड ज़्यादा है तो नेचुरली जो धरती में नेचुरल जो है हमें एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी रिसोर्सेज की, ठीक है ना। यानी कि वही कहा आ गया, आपके पास डिमांड लेस है, सॉरी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उसकी कम है, ठीक है ना। डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, दैट इज़ आल्सो रीज़न है सारा एनवायरनमेंट क्राइसिस का। बायोडाइवर्सिटी लॉस भी क्लियर। नाउ नेक्स्ट चैलेंज आ रहा है आपके पास वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, यानी कि व्हेन टॉक्सिक कंपाउंड, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में से वेस्ट मटेरियल काफ़ी निकलता है, ठीक है, प्रोडक्शन होती है। जो भी एग्रीकल्चर है उसमें भी केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, यानी कि ये सारे फिर अगर तेज बारिश आई, ठीक है, या कुछ भी है, कई कारणों से ये जो है टॉक्सिक कंपाउंड है डिजॉल्व इन मतलब जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, अदर वाटर बॉडीज हैं, उसमें मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एंटर इन रिवर्स, कनाल एंड अदर वाटर बॉडीज, ठीक है, डिजॉल्व्स एंड इट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन होता है, फिर वाटर पोल्यूशन होने के कारण हमारे पास हेल्दी मतलब अच्छा पानी नहीं है पीने के लिए, तो जिससे क्या है कि वाटर के रिलेटेड बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आते हैं। फिर डायरिया मेन प्रॉब्लम क्या है, लोगों का पेट खराब रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि साफ पानी पीना भी एक डिस्टेंस ड्रीम लग रहा है आने वाले फ्यूचर को, बड़े मतलब लगता है डिस्टेंस ड्रीम है, बहुत दूर की बात है कि अगर हम लगता है कि आने वाली जनरेशन को साफ पानी भी पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर आपके पास आ रहा है एयर, नेक्स्ट आ रहा है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है, जैसे हम एयर सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो यानी कि एयर पोल्यूशन इज दी, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ पोल्यूएंट्स, ठीक है, लाइक स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर होते हैं जो हम फिर इनहेल करते हैं। और इसका रीजन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मोर फैक्ट्री है, स्मोक, ठीक है, निकलता है फैक्ट्रीज में से, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, ठीक है, जो इनहेल करते हैं। और भी कई कारण हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, काफ़ी सारी गैसेस रिलीज करता है। दूसरा जो हमारी नो डाउट इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, तो हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास लोग फैसिलिटीज ज़्यादा है, अब हर घर में हर पर्सन के पास जितने मेंबर उतनी कारें हैं, कार्स हैं, ठीक है ना। तो दैट्स वाई जो व्हीकल से भी जो निकलता है धुआं, स्मोक निकलता है, दैट इज सब ऑल काजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन अगर हम देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 से नीचे होना चाहिए, 0 से 100 के बीच में, ठीक है, ठीक माना जाता है। तो चाहे एट प्रेजेंट अगर देखो जो बिग इंडस्ट्रीज जहाँ सिटीज हैं, दिल्ली का ही देख लो कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 500 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो बताता है कि एयर कैसी है, एयर की क्वालिटी कैसी है। अगर ये 100 से नीचे हो तो ठीक है, ठीक है, तो मतलब 500 से ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई देखो आप क्या इनहेल कर पा रहे हैं वहाँ के लोग, ठीक है ना। अगर एयर पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका खराब होता है, तो जिससे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हेल्थ के रिलेटेड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, और अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम इसके कारण हाईलाइट होती हैं। और फिर गवर्नमेंट ने इन सारे चैलेंजेस के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए एक CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इसकी 1974 में सेटअप किया। इसका पर्पस क्या था, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप हुआ इसका 1974 में, देख लो अब 2025 है। पर्पस है कि लोगों को वही सबको अवेयर करवाना कि कैसे मतलब आने वाला जो एनवायरनमेंट है हमारे लिए एक संकट का कारण है, ठीक है ना। एनवायरनमेंट क्राइसिस को रोकने के लिए कंट्रोल पोल्यूशन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किया गया, ठीक है। तो इसमें लोगों को अवेयर करवाया गया, उनको टेक्निकल असिस्टेंस कि कैसे उन्होंने रिवर्स स्ट्रीम्स को मतलब जो पानी है उसको कैसे पोल्यूटेड को क्लीन करना है, सारी उनको टेक्निकल मतलब असिस्टेंस दी गई साथ में। ये सारे और भी बहुत सारे हैं, मतलब इसमें इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि ये इस सारे क्राइसिस है, ये जो सारे चैलेंजेस है, इसको हमने कैसे इनसे मतलब बचना है,
इनको कैसे निपटना है इन सारी प्रॉब्लम से, कि ताकि आने वाली जनरेशन है हमें भी कोई नुकसान ना हो, हमारी आने वाली जनरेशन भी इन सब का बेनिफिट, एक हेल्दी एनवायरनमेंट का बेनिफिट उठा पाए। तो हमने स्टडी करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने अगले लेक्चर में। तो आप लेक्चर क्लियर आपको, उसके बाद अपनी बुक में से स्टडी कीजिए, एक बारी रीड कर लीजिए, फिर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। चैलेंजेस कौन कौन से हैं, सबके नेम वो थोड़ा सा सबको डिटेल में लिखिए। रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिए, हमें अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन मिलेगी। ठीक है, बाय एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।